हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हाजिर हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लेके। और जो टॉपिक अपना चल रहा था लास्ट क्लास के अंदर, जूलॉजी का टॉपिक है, अपने स्टार्ट कर रखा बेटा। और उसके अंदर अपने जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं जी एनिमल्स की, तो उसी टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर नेक्स्ट अपने यहाँ पे बात करें बेटा, तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि इसके अंदर जो परिसंचरण तंत्र है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो कॉकरोच का बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम है तो किस तरीके का होगा। अगर आपसे पूछा जाए कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुले प्रकार का, ओपन टाइप। आपने ज़्यादातर कभी भी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा ज़्यादातर एग्जाम्पल जो दिया जाता है ओपन टाइप का, वो कॉकरोच को दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉकरोच पर स्टडी होती है। तो देखिए, सर्कुलेटरी जो सिस्टम रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, इसका ओपन टाइप का, खुले प्रकार का जी। उसके बाद अगर बात करें बेटा यहाँ पे जो कॉकरोच है ना, तो कॉकरोच के अंदर जो ब्लड पाया जाता है, जो रक्त होता है जी, तो वो ब्लड जो होगा, वो ब्लड को क्या कहते हैं हम, तो उस ब्लड को बेटा हीमोलिम्फ बोला जाता है। तो कॉकरोच के ब्लड को क्या बोला जाएगा जी, तो कॉकरोच के ब्लड को हीमोलिम्फ बोला जाता है। अब देखिए, हीमोलिम्फ है ना जो बेटा, तो उसमें श्वसन वर्णक जो है वो नहीं पाया जाता, तो इसलिए ये ना गैसों का आदान प्रदान करने का काम नहीं करता। तो याद रखना जी, श्वसन वर्णक जैसे हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी के अंदर अगर देखें तो बेटा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारी आरबीसी के अंदर। तो एक तरीके से वो बेटा एक श्वसन वर्णक की तरह काम करता है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 को अपने साथ जोड़ के और उनका एक्सचेंज करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो इनके अंदर हीमोलिम्फ प्रेजेंट है, तो इसके हीमोलिम्फ के अंदर अगर बात करें हम, तो वो श्वसन वर्णक यानी कि रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है वो एब्सेंट है। अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है तो उसके एब्सेंट होने से आपको ऑब्वियसली बात पता लगी होगी कि यहाँ पर अगर इसमें रेस्पिरेशन की बात करें तो उसके लिए सहायक ही नहीं होगा ये, क्योंकि ये ऑक्सीजन और CO2 को अपने साथ जोड़ नहीं सकता। तो इसमें जो रेस्पिरेशन होगा तो वो कहाँ से होगा, तो रेस्पिरेशन इसकी बॉडी से ही होने वाला है, वो भी छिद्रों के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें हीमोलिम्फ की बेटा, तो हीमोलिम्फ के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो हीमोलिम्फ में बेटा आपको एक तो जो प्लाज्मा है वो कलरलेस दिखेगी, और नेक्स्ट अगर इसकी रक्त कणिकाओं की बात करें तो वो भी बेटा आपको कैसा दिखेगा यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पर कलरलेस मिलेगा। और नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पे जो श्वसन वर्णक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो देखिए, यानी कि रंगहीन प्लाज्मा प्लस रंगहीन रक्त कणिका प्लस श्वसन वर्णक एब्सेंट, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, हीमोलिम्फ। यानी उसमें मेन चीज़ है जी, श्वसन वर्णक नहीं पाए जाते और कलरलेस होता है। तो कलर देने का काम भी कौन करेगा, यानी कि हीमोलिम्फ के अंदर अगर यहाँ पर पिगमेंट पाया जाता तो पिगमेंट इसको कलर देता। अब इसके अंदर कलर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो श्वसन वर्णक है वो एब्सेंट है जी। तो ये तो होगी बात यहाँ पर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की कि कौन सा किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब अगर बात करें इसके प्रवाह की बेटा, तो जो हीमोलिम्फ है ना, उसका जो प्रवाह है वो किस तरीके से होगा। तो देखिए, इसका जो प्रवाह है ना वो पीछे से आगे की ओर रहने वाला है। यानी कि बॉडी के अंदर अगर देखें तो बॉडी के अंदर पीछे से आगे की ओर, अगर ये फ्रंट रीजन है, इसका हेड पार्ट है, और एब्डोमेन का लास्ट पार्ट है जैसे एनस पार्ट है, तो यहाँ से बेटा इसके फ्रंट की तरफ इस तरीके से आगे से पीछे की तरफ, जैसे पीछे से आगे की तरफ जो होगा, यहाँ पर ब्लड का जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रवाह होगा, यानी हीमोलिम्फ का प्रवाह होगा। जैसे आप यहाँ पर एक बेटा डायग्राम अभी देख रहे हो यहाँ पे, जिसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस चीज़ का डायग्राम है कि कॉकरोच में किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम को डायग्राम में अगर ना समझाए तो यहाँ पर एक चार्ट के अंदर आप आसानी से इसको समझ सकते हो बेटा। तो देखिए, इसका जो हार्ट होगा, उस हार्ट से बेटा जो सर्कुलेशन होगा वो इसके एंटीरियर अरोटा के अंदर होगा, ठीक है। एंटीरियर अरोटा से फिर कहाँ होगा, इसके हेड की तरफ, जिसे हेड साइनस बोलेंगे। जैसे देखिए, ये वाला जो यहाँ पर चैम्बर है, ये चैम्बर कौन सा है, इसका हार्ट का चैम्बर है बेटा। तो यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है वो आगे की तरफ होगी इस तरीके से,
और ये वाला जो पार्ट है इसका क्या है, हेड पार्ट आ गया, हेड साइनस बोलेंगे यहाँ पर इसको। तो हेड साइनस के अंदर चला गया। अब हेड साइनस से बेटा ये आगे इसके उदर और वक्ष भाग के वक्ष और उदर भाग के अंदर क्या करेगा, सप्लाई देगा ब्लड की। तो अब हेड से साइनस से कहाँ जाएगा ये ब्लड, तो पेरी न्यूरल साइनस बेटा। तो पेरी न्यूरल साइनस कौन सा पार्ट है देखिए, तो देखिए ये वाला इसका जो न्यूरल एरिया है, तो न्यूरल एरिया के ऊपर की तरफ ये वाला जो एरिया है बेटा ये क्या है, पेरी न्यूरल साइनस। तो पेरी न्यूरल साइनस को दे दिया। अब पेरी न्यूरल साइनस से आगे किस में जाएगा, तो बेटा पेरी कार्डियल साइनस, यानी कि हार्ट के जो पास वाला एरिया है बेटा, तो वो क्या कहलाएगा, पेरिकार्डियल जो साइनस कहलाएगा। तो देखिए ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को हम पेरिकार्डियल साइनस बोलेंगे। तो यानी पेरी न्यूरल साइनस से किस में जाएगा, तो पेरी न्यूरल साइनस से अब ये पेरिकार्डियल साइनस में चला जाएगा, और पेरिकार्डियल से कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ये हार्ट के अंदर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। तो ये वाला बेटा इसका पीछे वाला पार्ट है, और ये वाला इसका फ्रंट रीजन है। तो यानी कि पीछे से आगे की तरफ इसमें क्या होता है, जो रक्त का प्रवाह होता है। रक्त को भी हम क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ बोलेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट अपने बात करें बेटा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इसका जो श्वसन तंत्र है वो कैसा रहने वाला है। तो अपने पहले ही बात हो चुकी है बेटा कि इसके अंदर जो ब्लड के अंदर अगर देखें, उसको हीमोलिम्फ बोला था, कलरलेस पार्ट था वो, क्योंकि उसमें कोई भी किसी तरीके का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं था। तो देखिए सीधी सी बात है, तो इसमें ब्लड के थ्रू यहाँ पर अगर देखें तो वो एक तरीके से जो CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो कैसे हो पाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसके अंदर जो श्वसन अंग होंगे वो कौन से होंगे, तो बेटा वो होगा यहाँ पर ट्रेकियल ट्यूब्स। अब ट्रेकियल ट्यूब्स देखिए यहाँ पे बेटा आपको ये जो एक आपको स्ट्रक्चर दिख रही है कॉकरोच की, इस कॉकरोच की स्ट्रक्चर्स के अंदर बेटा यहाँ पर आपको छिद्र दिखेंगे साइडों के अंदर। इसके वक्ष और उदर भाग पर आपको क्या दिखेंगे, छिद्रों जैसी संरचना दिखेगी। इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरेकल्स, यानी कि छिद्र। और बेटा ये जो छिद्र है अंदर की तरफ किस में खुलने वाले हैं, तो अंदर की तरफ बेटा यहाँ पर स्पाइरेकल ट्यूब होगी, और ये स्पाइरेकल ट्यूब किस में खुलेगी, आगे एयर सैक के अंदर। और एयर सैक आगे जुड़ा होता है बेटा यहाँ पर जो एक ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात करें तो इनमें जो श्वसन होता है बेटा वो कैसे होगा, तो इसमें वायु छिद्र पाए जाते हैं उनकी सहायता से। तो देखिए बेटा जो ट्रैकियल ट्यूब से ना ट्रैकियोल्स में, और फिर ट्रैकियोल से उत्तकों के अंदर जो गैसों का एक्सचेंज होगा जी। तो देखिए भाई ट्रैकियल जो ट्यूब है ना बाहर की ओर श्वसन छिद्र यानी कि स्पाइरेकल्स में खुलती है। और बेटा अगर श्वसन छिद्रों की बात करें तो टोटल श्वसन छिद्र कितने जोड़ी होंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर 10 जोड़ी श्वसन छिद्रों की संख्या देखने को मिलेगी। अब देखिए बेटा ये वाली जो स्ट्रक्चर आप अभी देख रहे हो, जैसे मान लो ये मसल्स है यानी मांसपेशी है, तो मांसपेशी के बेटा यहाँ पर उत्तक होंगे, और इनके अंदर किस तरीके से जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, किस तरीके से यहाँ से जो CO2 और रिमूव होगी। तो देखिए ये वाला जो इसका एग्जिट पॉइंट आ गया, बाहर वाला भाग आ गया, ये इसमें छिद्र पाया जा रहा है। तो बेटा यहाँ से छिद्र से क्या होगी, जो एयर होगी ऑक्सीजन होगी अंदर की तरफ एंटर करेगी, और ये वाला जो ट्रेकिया पार्ट हो गया बेटा, इस ट्रेकिया पार्ट से आगे ब्रांचेस निकल रही हैं, और ये ट्रेकियोल्स कहलाएंगी, और इन ट्रेकियोल्स से आगे किस में जाएगा, जो ऑक्सीजन वो चली जाएगी इसके अंदर उत्तकों तक। तो इस तरीके से बेटा अगर देखें तो ट्रैकियल ट्यूब से ट्रैकियोल्स, और ट्रैकियोल्स से फिर टिश्यू के अंदर ट्रांसफ़र होता है। और अगर इसी तरीके CO2 की बात करें तो बेटा तो CO2 भी इसी रास्ते से क्या होगा, बाहर आएगी, यानी कि यहाँ मसल से ट्रैकियोल्स, ट्रैकियोल से बेटा ट्रैकिया, ट्रैकिया से यहाँ पर ये स्पाइरेकल ट्यूब, और स्पाइरेकल ट्यूब से स्पाइरेकल से होती हुई ये बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से बेटा श्वसन छिद्रों के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, गैसों का जो स्थानांतरण होता है। अब इसमें नॉर्मल अगर बात करें बेटा जो श्वसन छिद्र हैं वो कितने जोड़ी होते हैं, तो उनकी टोटल संख्या रहने वाली है जी 10 जोड़ी। तो 10 जोड़ी के अंदर देखें बेटा तो 10 जोड़ी में अगर इस तिलचट्टे को देखें, कॉकरोच को देखें, तो ये 10 जोड़ी इसमें कहाँ पाए जाएंगे। टोटल अगर देखें तो 20
छिद्र। 10 जोड़ी क्यों बोले, क्योंकि बेटा इसकी ना इस तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर है बेटा इसकी, तो यहाँ दोनों साइडों में, यानी जो इसके लेटरल दोनों साइड है ना, दोनों लेटरल साइड के अंदर आपको यहाँ पर छिद्र देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपको 2 जोड़ी जो मिलेंगे बेटा वो मिलेंगे आपको वक्ष भाग पर, 2 जोड़ी कहाँ मिलेंगे आपको, वक्ष भाग पर। और बेटा जो 8 जोड़ी बचे हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, 8 जोड़ी, तो वो आपको उदर भाग पर। तो याद रखना 8 जोड़ी उदर भाग पर श्वसन छिद्र देखने को मिलेंगे, 2 जोड़ी वक्ष भाग पर देखने को मिलेंगे, तो टोटल हो गए जी यहाँ पे 10 जोड़ी, 8 और 2 10। तो इस तरीके से देखिए जी 2 जोड़ी वक्ष भाग पर और 8 जोड़ी उदर भाग के अंदर क्या मिलते हैं जी, जो श्वसन छिद्र हैं वो देखने को मिलते हैं। तो देखिए भी इस तरीके से अगर बात करें अपने यहाँ पर, तो अब ये टॉपिक हो गया पूरा। अब इसमें बात करते हैं जी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र की बेटा। तो उत्सर्जन तंत्र जो है जी कॉकरोच का, वो किस तरीके का प्राणी है जी उत्सर्जन के आधार पर। तो उत्सर्जन के आधार पर बेटा ये यूरिकोटैलिक है, यानी यूरिक अम्ल उत्सर्जी, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। इस कारण इसको हम क्या कहेंगे, यूरिकोटैलिक बोलेंगे, यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव बोलेंगे बेटा। तो देखिए यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने के कारण क्या बोलते हैं जी, यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव। और इसका जो उत्सर्जी अंग है उसका नाम क्या है, तो ये आपने पहले भी देखा था भी, जो मिडगट और हिंडगट जो भाग था डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटा, तो उसके अंदर आपको जंक्शन एरिया में कुछ 100 से 150 कुछ नलिकाकार संरचनाएं देखने को मिल रही थी। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, क्या कहा था, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, मेलपिगियन नलिका बोला था। तो बेटा ये मेलपिगियन जो नलिका है ये क्या है, यहाँ पर उत्सर्जी अंग है जी कॉकरोच का। उसके बाद ये अभी मैंने बात बताई थी बेटा कि मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर 100 से 150 इनकी क्या होती है, अमाउंट होती है। और अगर इनका कलर देखें बेटा, तो कलर इनका किस प्रकार का होगा, तो थोड़ा सा येलो टाइप का इनका कलर होता है। तो देखिए ये एक सिंपल डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो मेलपिगियन ट्यूब को कि मिडगट है और पीछे की तरफ बेटा हिंडगट वाला पार्ट आ गया, रेक्टम एनस वाला। तो ये बीच में आपको येलो कलर की जो नलिका दिख रही है, तो ये क्या है, यहाँ पर मेलपिगी ट्यूब्यूल्स हैं, मेलपिगी नलिकाएं हैं। अब इनका जो बेटा काम क्या होगा मेलपिगी नलिकाओं का, तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करना, क्योंकि यूरिकोटैलिक अगर प्राणी है तो किसका उत्सर्जन करेगा बेटा, ये तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा ये। अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो इसमें बेटा आपको जो अन्य स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी उत्सर्जी, वो कौन सी दिखेंगी, तो इसमें बेटा एक फैट बॉडीज़। तो फैट बॉडीज़ जो हैं वो क्या है बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो सिमिलर वर्क करती है लाइक एज लीवर, यानी लीवर के सिमिलर फंक्शन होता है किसका, फैट बॉडीज़ का। तो फैट बॉडीज़ पाई जाती है जी कॉकरोच के अंदर, जिसका फंक्शन होता है सेम टू सेम लीवर के समान। और जो इसमें बेटा सेल दिखेंगी आपको फैट बॉडीज़ के अंदर, क्योंकि जैसे लिवर के अंदर भी काफ़ी सारी सेल्स दिखती हैं अलग अलग, उसी तरीके से बेटा फैट बॉडीज़ के अंदर भी आपको काफ़ी सारी सेल दिखेंगी। और नेक्स्ट अगर बात करें बेटा ये पाई कहाँ जाती है, तो ये पेरीविसरल्स जो साइनस था, जो अभी अपने पहले बात की है सर्कुलेटरी सिस्टम में, वहाँ आपने देखा था पेरीविसरल जो साइनस है बेटा, तो उसके अंदर ये जो फैट बॉडीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए सबसे पहले इसमें जो सेल्स की बात करें तो कौन कौन से सेल दिखेंगी, तो ट्रोफोसाइट्स। तो ट्रोफोसाइट्स जो सेल होती हैं बेटा वो क्या करती हैं, तो वो यहाँ पर स्टोरेज करती हैं किस चीज़ का, तो वो स्टोरेज करती हैं ग्लाइकोजन का और फैट का, यानी ग्लाइकोजन और वसा का जो संग्रह करने का काम किसका होता है जी, ट्रोफोसाइट सेल का। नेक्स्ट अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर माइसिटोसाइट्स, तो माइसिटोसाइट्स जो होती हैं बेटा वो क्या है, इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें बेटा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी कि सहजीवी जो जीवाणु पाए जाते हैं, सिम्बायोट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मायोसिटोसाइट्स के अंदर। अब देखो जो यहाँ पर सिम्बायोट जो बैक्टीरिया हैं बेटा वो क्या काम करते हैं, तो विटामिन और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए भी जो मायोसिटोसाइट्स हैं उनमें सिम्बायोट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एंड इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन एंड अमीनो एसिड्स।
तो देखिए भी अमीनो अम्ल और विटामिन की मदद करते हैं जी बनाने में। अब है नेक्स्ट तीसरी सेल, तो वो कौन सी है यहाँ पे, तो उसका नाम है जी यूरेट सेल। तो यूरेट सेल देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, यूरेट यानी यूरिक अम्ल। तो ये क्या करेगी, तो यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस करने का काम करती है जी, यूरिक अम्ल का संश्लेषण करने का जो काम करती है वो कौन करती है, तो वो करती है जी यूरेट सेल। तो बेटा देखो मैलपीगी जो नलिकाएं थी उसके अंदर जो मुख्य उत्सर्जी अंग है इसका, तो वो मैलपीगियन नलिकाएं हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कॉकरोच है उसमें उत्सर्जन जो अंग है वो कौन सा है, तो वो है मैलपीगी नलिकाएं। लेकिन इसमें अन्य उत्सर्जी अंग है बेटा नंबर 2 पर, वो है फैट बॉडीज जो लिवर के सेम टू सेम काम करती है, पेरिविसरल साइनस में पाई जाती है। और 3 प्रकार की बेटा इसमें सेल्स दिखेंगी, ट्रोफोसाइट, माइसिटोसाइट्स एंड यूरेट सेल्स। तो ट्रोफोसाइट बेटा स्टोरेज होता है, स्टोरेज करने का काम करती है फैट और जैसे मान लो ग्लाइकोजन का। माइसिटोसाइट्स बेटा जो उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं सहजीवी, जो विटामिन्स और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करती है। और नंबर 3 यूरेट सेल जो है वो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए भाई इस तरीके से आपका यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था इसका वो भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर इसका कॉकरोच का नर्वस सिस्टम, यानी इसका जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है। तो बेटा इसके अंदर नर्वस सिस्टम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी, इसका नर्वस सिस्टम है ये वाला। तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर अगर देखें बेटा आपको क्या क्या दिखने को मिलेगा, तो देखिए ऊपर की तरफ अगर जस्ट चलें बेटा यहाँ पे आपको, तो यहाँ सिर वाले भाग में कुछ आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगी रिंग टाइप, जिसको तंत्रिका वलय बोला जाता है, यानी नर्व रिंग बोला जाता है। तो बेटा इसमें आपको एक तो नर्व रिंग, ठीक है, और डबल ठोस अधरीय नर्व कोड यानी तंत्रिका रज्जु नर्व कोड देखने को मिलते हैं। तो देखिए भाई ये वाले जो आपको यहाँ पे बेटा इस तरीके से नीचे की तरफ ये क्या जा रहे हैं, नर्व कोड्स जा रहे हैं जी, ठीक है। तो ये नर्व कोड्स है और ये नर्व कोड्स आपस में मिलके देखो क्या बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये गैंग्लिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं जी, गैंग्लिया। तो गैंग्लिया एक गांठ जैसी संरचना है जी, जो नर्व कोड आपस में जुड़ के बना रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए भाई नर्व रिंग है ना जो, तो सिर भाग में होता है, नर्व कोड बेटा में गैंग्लिया पाए जाते हैं। और जो गैंग्लिया की अमाउंट होती है बेटा, गैंग्लिया की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो याद रखना बेटा वक्ष भाग में इनकी संख्या होती है 3 और उदर भाग में इनकी संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। तो देखिए भाई ये जो गैंग्लिया अभी मैंने बात की है जी, जो नर्व कोड जो जा रहा है वो आपस में जुड़ के गांठ जैसी संरचना बना रहा है, उनको क्या कहते हैं, गैंग्लिया। तो देखिए भाई यहाँ पर आपको यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है, ये गैंग्लिया है बेटा, यहाँ पे जैसे लिखा है एब्डामिनल गैंग्लिया ये यानी कि उदर के गैंग्लिया, और ये बेटा थोरैकिक गैंग्लिया यानी जो वक्ष भाग के गैंग्लिया। तो वक्ष भाग में आपको यहाँ पर 3 दिख रहे हैं बेटा। और अगर बात करें इसके उदर भाग की, तो यहाँ पर टोटल इनकी अमाउंट कितनी होती है जी, तो यहाँ पर इनकी टोटल अमाउंट होती है जी 6। तो ये तो होगी जी इनके गैंग्लिया की बात। अब अगर बात करें सबसे पहले इसके नर्व रिंग की, तंत्रिका वलय की बेटा, तो कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो ये हेड पार्ट में प्रेजेंट होता है। और इसके 2 भाग होते हैं जी, और एक इसका पृष्ठीय भाग होता है बेटा, और दूसरा इसका कौन सा होता है, अधरीय भाग होता है बेटा। जो पृष्ठीय भाग होता है उसको क्या कहते हैं, सुप्रा ऑइसोफेगल गैंग्लिया। क्योंकि देखो ये भी बेटा अगर देखें गैंग्लिया की थोड़ी सी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे, ये 2 प्रकार के इस तरीके से गैंग्लिया दिखेंगे आपको जुड़े हुए नर्व रिंग के अंदर ऐसे। तो देखो एक को क्या कहेंगे, सुप्रा ऑइसोफेगल गैंग्लिया, और दूसरा कौन सा है, सब ऑइसोफेगल गैंग्लिया। तो देखिए ऑइसोफेगल, वो भी ऑइसोफेगल, तो ऑइसोफेगल यानी ऑइसोफेगस एरियाज के अंदर मिलेगा जी ये आपको। तो यानी कि सिर भाग से थोड़ा नीचे की तरफ ऑइसोफेगस रीजन की तरफ। तो बेटा इसके अंदर जो ये कंट्रोल करेगा वो किस किस का कंट्रोल करेगा, तो देखिए संयुक्त नेत्र, ऊपरी होठ, और जो इसके अंदर श्रृंगिका होती है, तो उनका जो कंट्रोल करता है वो करता है जी पृष्ठीय भाग। और इसका जो बेटा अधरीय भाग होता है वो किसका कंट्रोल करता है, वो करता है जंबिका का, चिबुकास्थि का और निचले होठ का। तो ये तो बात होगी जी अपने यहाँ पर कंट्रोल की नर्व सिस्टम के द्वारा। अब अगर बात करें बेटा तो एक कॉकरोच के अंदर रोचक तथ्य की,
तो वो क्या है जी, अगर आप कॉकरोच का यहाँ पे सिर काट दो ना तो बेटा वो काफ़ी दिनों तक नहीं मरता। ऑलमोस्ट अगर एवरेज बात करें तो 9 दिनों तक वो नहीं मरेगा। तो अगर ये देखिए अभी आपके सामने इस तरीके से अगर कॉकरोच का ऊपर से सर काट दिया जाए, यानी इसका दर्द से अलग कर दिया सर, तो ये मरेगा नहीं जल्दी। अब ये मरेगा क्यों नहीं, तो देखो बेटा नंबर 1 अगर बात करें, इसमें सांस लेने का कोई जरिया नहीं है। तो ऊपर सिर के अंदर वो कहाँ से लेता है सांस, तो वो वायु छिद्रों से लेता है, जो कहाँ पाए जाते हैं बेटा, वो पाए जाते हैं इसके वक्ष और उदर भाग पर, तो वो सेफ है वक्ष और उदर भाग। सेकंड अगर बात करें अपने यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है ना इसका, तो मैंने कहा था ऑइसोफेगल रीजन की तरफ प्रेजेंट है। तो नर्वस सिस्टम का यानी एक्स्ट्रा जो भी भाग होगा, यानी ज़्यादातर भाग है जो मेनली जो कंट्रोल करने वाला जो भाग होगा बेटा, वो कहाँ पाया जा रहा है, वो नीचे की तरफ है, जो इसके अंदर वक्ष और उदर भाग में होगा। तो इस कारण बेटा वो वाला भाग सेफ है, सिर वाला भाग चलो हट गया कोई बात नहीं, लेकिन वक्ष और उदर वाला भाग अभी तक सेफ है इसका। तो अब इसका जो हेड पार्ट है बेटा, तो हेड पार्ट से इसने क्या करना था, एक तो खाना खाना था, सेकंड है इसने बेटा पानी पीना था, ठीक है। तो देखो पानी नहीं पी सकता, तो पानी नहीं पी सकता, इस कारण से इसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की वजह से ये मरता है, ना कि सिर काटने से। तो लगभग 9 दिनों तक ये वैसे का वैसा ही रहेगा बेटा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अपने टॉपिक हो गया पूरा। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं जी यहाँ पे, तो वो आ गया जी इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जी, जनन तंत्र। तो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम बेटा, तो अभी पहले ही बात हो चुकी है कि ये कैसा प्राणी है, तो ये बेटा एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी मतलब कि नर अलग होगा, मादा अलग होगा, यानी कि नर और मादा जो हैं वो दोनों कॉकरोच अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें अपने बेटा नर जो जनन तंत्र की, तो नर जनन तंत्र में जो शुक्राणुओं का निर्माण करने वाली जो संरचना होगी उसको क्या कहते हैं, तो टेस्टिस यानी वृषण कहते हैं बेटा। तो वृषण की टोटल जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो इसकी टोटल अमाउंट होगी बेटा 1 जोड़ी 1 पेयर। अब देखो ये जो बेटा अगर बात करें अपने कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो उधर के ना चौथे, पाँचवें और छठे खंड में, यानी कि चौथे, पाँचवें और छठे खंड के अंदर वाला जो एरिया होगा ना, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, इसके टेस्टिस मिलेंगे नर जनन तंत्र के अंदर। अब बेटा नेक्स्ट अगर बात करें तो वृषण से ना एक जोड़ी वासा डिफरेंस जो नलिकाएं निकल के ना स्खलन नलिका में खुलती हैं। तो यानी कि दोनों जो यहाँ पर एक जोड़ी अपने वृषण है, दोनों से जो नलिकाकार संरचनाएं निकलेंगी, जो उसमें से शुक्राणुओं को आगे लेके जाएंगी। जो वासा डिफरेंस है वो बेटा आगे जाके किस में खुल जाएगी, तो स्खलन वाहिनी के अंदर खुल जाएगी, जो इसको बाहर स्खलित करेगा। तो देखिए अब इसके अंदर नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो जो नर के अंदर, मेल के अंदर जो यहाँ पर ग्लैंड्स होंगी जो इसमें हेल्प करती हैं, वो कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पर बेटा जो नर जनन तंत्र है उसके अंदर आपको 2 तरीके की ग्लैंड्स दिखाई देंगी। एक को कहते हैं जी मशरूम या फिर यूट्रिकुलर ग्लैंड्स, और सेकंड होगी बेटा यहाँ पर फैलिक, या उसी का नाम है जी यहाँ पर कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड। तो देखिए जी मशरूम्स या फिर यूट्रिकुलर ग्लैंड, एंड सेकंड हो गया जी फैलिक, एंड इसका सेकंड नाम है जी कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड। तो देखिए यहाँ पर आपको मशरूम्स ग्लैंड, ये वाली जो मशरूम ग्लैंड्स दिखाई दे रही होंगी आपको, ये वाली मशरूम ग्लैंड्स है। तो देखिए सेकंड अगर बात करें फैलिक या कॉन्ग्लोब्लैट्स, तो ये रहा कॉन्ग्लोब्लैट ग्लैंड, यानी कि जो मशरूम ग्लैंड्स हैं उसी के जस्ट ऊपर की साइड में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो कौन सी ग्रंथि है, तो ये ग्रंथि है जी कॉन्ग्लोबैट। तो ये बेटा 2 आपको दिखाई दे रहे हैं जी, चौथे, पाँचवें और छठे खंड तक ये टेस्टिस लिखा था कि चौथे, पाँचवें और छठे खंड तक क्या पाया जाता है बेटा, टेस्टिस पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, ये देखो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर भाग तक क्या मिल रहा है, टेस्टिस मिल रहा है, वृषण मिल रहा है। और टेस्टिस फिर आगे जाके जैसे मान लो ये देखिए डिस्टल जो वासा डिफरेंस है उससे निकल के आगे जाके ये किस में जा रही हैं, तो ये यहाँ पर सेमिनल वेसिकल आएगा और मशरूम ग्लैंड्स आ गई, और फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन वाहिनी के अंदर जाके
जुड़ जाती हैं ये दोनों, यानी वृषण से दोनों नलियां कहाँ जुड़ रही हैं जाके, तो वो स्खलन वाहिनी यानी इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जाके खुल रही हैं। तो देखिए बेटा दोनों जो ग्रंथियां हैं ना उनके द्वारा यानी कि उनके ग्रंथियों के स्राव द्वारा ना जो शुक्राणु हैं वो आपस में चिपक कर यहाँ पर क्या बनाते हैं जी, स्पर्मेटोफोर्स का फॉर्म करते हैं। तो देखिए स्पर्मेटोफोर्स क्या होता है, जब स्पर्म्स आपस में चिपक जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोफोर्स बोला जाता है। तो ये काम कौन करता है, तो ये दोनों ग्रंथियां, ये दोनों ग्लैंड्स का काम होता है जी स्पर्मेटोफोर्स का फॉर्मेशन करने का। बेटा नेक्स्ट अगर बात करें शुक्राणुओं का जो संग्रह करने का काम है, जो स्टोरेज करने का जो फंक्शन है वो कौन करता है, तो सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय। तो शुक्राशय के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर शुक्राणुओं का संग्रह होता है। अब बेटा इसमें बहिर्जननांग यानी जो एक्सटर्नल इसके जेनिटल पार्ट्स हैं उनकी बात करें तो वो कौन सा होता है, तो यहाँ पर ये होगा जी फिलोमेर्स, या फिर इसको बोलते हैं हम गोना यानी कि गोनेम्पोफाइसिस। तो गोनेम्पोफाइसिस या फिर बेटा फैलोमेर्स, ये क्या होंगे, इसके बहिर्जनांग होंगे, एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट्स होगा बेटा। तो इसके अंदर अगर बात करें हम यहाँ पर, तो ये जेनिटल चैम्बर हो गया, जिसमें आपने पहले ही बात की थी कि लास्ट वाले जो खंड है बेटा वो क्या करते हैं, जेनिटल पाउच की फॉर्मेशन करते हैं इसके अंदर। तो यह जेनिटल पाउच यहाँ पर बनेगा। और इसमें अगर बात करें तो बेटा जो फैलोमेर्स या फिर जो गोनेम्पोफाइसिस जो है वो क्या है, ये रहे, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं इसके अंदर, तो वो है यहाँ पर फैलोमर्स। तो ये है इसका एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट्स, जिससे जो स्पर्म्स हैं वो ये कहाँ पर देगा, तो मादा के शरीर में इंजेक्ट करने का काम करता है। और नेक्स्ट अगर बात करें बेटा अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा उसके अंदर जो मेन फंक्शन होगा, जो काम करता है ओवम फॉर्मेशन का, वो कौन करता है, ओवेरी। तो ओवेरी की संख्या कितनी होगी, तो ओवेरी की संख्या बेटा यहाँ पर एक जोड़ी रहने वाली है, 1 पेयर रहने वाली है। अभी डायग्राम में आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर ये आपको जो येलो कलर के अंदर स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही हैं, ये क्या है, ये है ओवेरी यानी कि जो अंडाशय। तो देखो कहाँ से लेके कहाँ तक ये पाया जा रहा है अंडाशय, तो इसकी लोकेशन देखिए बेटा, तो यहाँ तक ये छठा खंड है बेटा, तो ये दूसरा खंड हो गया। तो दूसरे खंड से छठे खंड तक जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही है वो क्या है, वो है ओवेरी की। तो यानी इसकी स्थिति जो है बेटा वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो दूसरे से लेके छठे खंड तक पाई जाती है जी ओवेरी। अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहाँ पर इसके अंदर, तो अंडाशय के अंदर ओवेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ना अंडाणु एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो देखिए भी ओवियो यानी कि जो ओवेरियल्स जो है उसका क्या फंक्शन होता है, तो उसमें जो ओवम है उनको एक इस तरीके से चैन के अंदर बांधने का जो काम करते हैं वो कौन करता है, यहाँ पर ओवेरियल्स करता है, जो अंडाशय में प्रेजेंट होता है। इसके कारण जो अंडाणु हैं वो क्या होंगे, एक चैन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं यहाँ पे। अब मादा के अंदर जो जनन ग्रंथियाँ होती हैं बेटा वो कौन सी होती हैं, तो देखिए यहाँ पर इसमें एक जोड़ी कोलैटरल्स जो ग्लैंड्स है बेटा वो पाई जाती हैं। तो कोलैटरल ग्लैंड इसमें पाई जाती हैं जी। कोलैटरल ग्लैंड कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, तो मादा जनन ग्रंथियाँ होती हैं ये। इसका काम क्या होता है जी, तो इसका काम होता है बेटा अंडे को ना ऊपर से कवर करना, जो एग है उसको ऊपर से कवर करने का जो फंक्शन है वो कौन करती हैं, तो वो करती हैं जी कोलैटरल ग्लैंड्स। इनका जो सिक्रीशन होगा वो सिक्रीशन बेटा अंडे को ऊपर से कवर करने का काम करता है। अब बेटा जो निषेचन होता है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, वो कैसा होगा, तो फर्टिलाइजेशन बेटा वो आंतरिक प्रकार का होता है, इंटरनल प्रकार का होता है। तो मादा कॉकरोच के ना जो जेनिटल पाउच है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होगा वो पूरा होगा। अब नेक्स्ट शुक्राणुओं का जो बेटा अस्थायी रूप से जो संग्रहण है वो कहाँ होता है, तो वो होता है जी स्पर्मेथिका के अंदर, यानी शुक्राणु ग्राहिका के अंदर। तो शुक्राणु ग्राहिका यानी स्पर्मेथिका क्या काम करती है बेटा,
तो नाम से स्पष्ट हो रहा है शुक्राणुग्राहिका, स्पर्मेथिका यानी शुक्राणुओं का स्टोरेज करना। तो अस्थायी रूप से यानी कि सम टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए बेटा जो शुक्राणु होंगे वो स्पर्मेथिका के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पर स्टोर हो जाएंगे और जैसे जैसे इसके अंदर जो एग बनते जाएंगे और वो वहाँ से स्पर्मेथिका से स्पर्म्स आते जाएंगे और वो फर्टिलाइज होते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, जो निषेचित अंडा होगा ना, उस निषेचित अंडे के बाहर एक ना स्क्लेरोप्रोटीन का आवरण पाया जाता है। तो ये जो स्क्लेरोप्रोटीन का आवरण होगा, तो स्क्लेरोप्रोटीन को यानी आवरण युक्त जो अंडा होगा उसको क्या कहते हैं बेटा? तो उसे कहते हैं ऊथिका। तो ऊथिका क्या होता है, याद रखना, जब अंडे के ऊपर बेटा जो फर्टिलाइज एग है उसके ऊपर स्क्लेरोप्रोटीन का आवरण हो जाता है तो उस अंडे को हम कहते हैं ऊथिका। तो देखिए बेटा, जो एक ऊथिका होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, एक ऊथिका होगा उसमें बेटा कितने अंडे होते हैं? तो एक में होते हैं 14 से लेके 16 अंडे, 14, 15 या 16 तक अंडे हो सकते हैं एक ऊथिका में। और एक मादा जो कॉकरोच है उसके द्वारा बेटा 9 से लेके ना 10 ऊथिका का फॉर्मेशन किया जाता है। तो याद रखना कितने ऊथिका बनाए जाते हैं एक मादा के द्वारा? तो एक मादा के द्वारा लगभग 9 से लेके 10 ऊथिका बनाए जाते हैं। और एक ऊथिका में बेटा यहाँ पर अंडे कितने होते हैं? तो वो होते हैं 14 से लेके 16 अंडे। तो ये अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पर, तो जो इसके ऊपर बेटा ये जो स्क्लेरोप्रोटीन का जो अंडे के ऊपर आवरण है, वो आवरण कौन बनाता है? तो आवरण जो है उसका निर्माण करती है जी ग्रंथि। कौन सी? कोलैटरल ग्लैंड, जो अभी पीछे अपने बात की थी कोलैटरल ग्लैंड की। तो वो एग के ऊपर आवरण बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर वो स्क्लेरोप्रोटीन का स्त्रावण करेगी और ये स्त्राव अंडे को ऊपर से कवर कर लेगा बेटा, और किसका फॉर्मेशन कर देगा? ऊथिका का फॉर्मेशन कर देगा। अब अगर बात करें बेटा अपने नेक्स्ट, यहाँ पर कॉकरोच जो है उसकी डेवलपमेंट की, उसके विकास की, तो बेटा सबसे पहले बात करें इसके कायांतरण की, मेटामॉर्फोसिस की। तो इसमें किस तरीके का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है? तो कॉकरोच में बेटा जो मेटामॉर्फोसिस है वो एक तरीके से अनकम्प्लीट यानी अपूर्ण प्रकार का होगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो पूर्ण और अपूर्ण जो कायांतरण होता है, अगर उसमें पहले अंतर बात करें, हम कंपैरिजन की बात करें, अगर बेटा अंडे से क्या बनता है? लार्वा, और लार्वे से क्या बनता है यहाँ पर? प्यूपा, और प्यूपा से वयस्क। तो ये तो बेटा एक यहाँ पर क्या हो गया, क्रम वाइज अगर बात करें तो एक डेवलपमेंट हो गया। तो इसे हम पूर्ण प्रकार का कायांतरण बोलेंगे। अगर इसमें से बेटा कोई भी एक या दो जो भी संरचनाएं हैं वो एब्सेंट हों तो उसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रकार का कायांतरण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें 3 प्रकार की आपको क्या दिखेंगी? अवस्थाएं देखने को मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ। अब 3 तरीके की जो बेटा यहाँ पर अवस्थाएं देखने को मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी? तो नंबर 1 बेटा एग, नंबर 2 निम्फ यानी कि अर्भक बोलते हैं बेटा इसे, और नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3, तो नंबर 3 बेटा यहाँ पर क्या होगी? एडल्ट यानी कि इसकी वयस्क अवस्था। तो देखिए एग, निम्फ एंड एडल्ट, तो इस तरीके से इसके अंदर 3 प्रकार की बेटा अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इस कारण हम इस प्रकार के जो कायांतरण होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? तो अपूर्ण प्रकार का कायांतरण बोलेंगे। तो याद रखना इसमें अब मिसिंग कौन है? तो इसमें जैसे मान लीजिए अगर बात करें तो एक तरीके से लार्वा, यहाँ पर इसको निम्फ बोला गया है। तो इसमें जो बेटा इसके अंदर जो बात करें इससे आगे की अवस्था जो थी प्यूपा अवस्था, वो इसमें एब्सेंट है जी। अब देखिए इसका जो अंडा होगा बेटा उसके बाद इसका अर्भक होगा और नंबर 3 हो जाएगा इसका वयस्क। तो ये होगी जी इसकी 3 अवस्थाएं। उसके बाद अगर नेक्स्ट अपने बात करें बेटा, तो जो इसके विकास के अंदर यानी कि अंडे से क्या निकलेगा बेटा? निम्फ बनेगा। अब ये निम्फ बेटा धीरे धीरे क्या करेगा? अपनी स्ट्रक्चर्स के अंदर सुधार करेगा, संरचना बदलता जाएगा, यानी धीरे धीरे इसका विकास होगा। तो ये क्या करेगा? जैसे इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, तो
वयस्क के अंदर, तो यहाँ पर इसमें निर्मोचन होता है, मोल्टिंग होती है। तो कितनी बार मोल्टिंग होती है जी वयस्क बनने तक? तो यहाँ पे याद रखना इसमें बेटा 13 बार, ठीक है, 13 बार यहाँ पर निर्मोचन होता है और निम्फ से किस में चेंज हो जाता है? ये वयस्क अवस्था में। तो निम्फ से वयस्क बनने तक टोटल यहाँ पर बेटा 13 मोल्टिंग होंगी, 13 निर्मोचन होंगे। तो देखिए भाई नेक्स्ट अगर अपने थोड़ी सी कंपैरिजन की बात करें यहाँ पे, तो बेटा जो निम्फ अवस्था है यानी लार्वा अवस्था ही है इसकी, तो उसके अंदर और वयस्क अवस्था के अंदर जो मेनली जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? मेनली डिफरेंस होता है इसके विंग्स बेटा, पंख। तो अडल्ट में तो पंख पाए जाते हैं, बट अगर बात करें यहाँ पर अपने निम्फ की, इसकी लार्वा अवस्था की, उसमें पंख नहीं पाए जाते, उसमें विंग्स एब्सेंट होते हैं। तो मेनली ये यहाँ पर इसमें कंपैरिजन है जी। अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पे इसका जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के अंदर कुछ तरीके के हार्मोन्स होते हैं इसकी बॉडी में बेटा जो सेक्रीट होते हैं, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं? वो हार्मोन्स इसकी बॉडी को क्या करेंगे? कंट्रोल करते हैं और इसको बॉडी को डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं जी। तो जैसे सबसे पहले बात करें यहाँ पर हार्मोन की, तो कॉर्पोरा अलाटा, कॉर्पोरा अलाटा, तो ये बेटा एक ग्लैंड है जी, ग्रंथि है, जो यहाँ पर आप ब्रेन देख रहे हो इसका, ये मस्तिष्क देख रहे हो बेटा, ये दो यहाँ पर इसके भाग हो गए, जो दो ये आपस में जुड़ के एक रिंग बना रहे हैं, नर्व रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस नर्व रिंग के साइड में आप देख रहे हो बेटा एक जोड़ी यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? कॉर्पोरा अलाटा नाम की जो ग्लैंड्स है वो मिल रही है। तो देखिए कहाँ पर प्रेजेंट है? तो ब्रेन के पास पाई जाती है। और बेटा ये जो हार्मोन स्रावित करेगी वो कौन सा करेगी? तो जुवेनाइल हार्मोन, या फिर इसको बोला जाता है नियोटाइनिन। तो नियोटाइनिन या फिर जुवेलाइन हार्मोन का जो स्त्रावण करती है, तो एक तरीके से जुवेलाइन हार्मोन नियोटाइनिन का क्या करेगी? स्त्रावण करेगी। अब बेटा जो नियोटाइनिन है वो क्या काम करता है? तो नियोटाइनिन का काम क्या है? तो निम्फ के जो विकास को या डेवलपमेंट को प्रेरित करने का जो काम है वो किसका होता है? वो होता है जी नियोटाइनिन का। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर बात करें 2 नंबर, तो 2 नंबर है जी यहाँ पर प्रोथोरैकिक ग्लैंड। तो प्रोथोरैकिक ग्लैंड जो है वो देख सकते हो जी आप, ये जो ग्लैंड्स हैं जी ये वाली, तो ये कौन सी ग्लैंड है? ये प्रोथोरैकिक ग्लैंड है बेटा। और ये कहाँ पाई जाएगी? तो जो इसका वक्ष भाग था, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स 3 खंड थे उसमें बेटा, तो उसमें जो पहला खंड है प्रोथोरैक्स जी, उसके अंदर आपको यहाँ पर कौन सी ग्रंथि मिलेगी? तो वो मिलेगी जी प्रोथोरैकिक ग्रंथि। तो बेटा जो प्रोथोरैकिक ग्रंथि है वो क्या काम करती है? तो प्रोथोरैकिक जो ग्रंथि होगी बेटा उसका जो काम होगा ना, वो काम है जी यहाँ पर मोल्टिंग हार्मोन का स्त्रावण करना, यानी मोल्टिंग हार्मोन जो है वो इकाइडोसोन, तो इकाइडोसोन का स्त्रावण करती है। और इसका फंक्शन क्या होगा इस हार्मोन का? तो देखिए मोल्टिंग यानी निर्मोचन करना, यानी कि मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण को क्या करेगी बेटा? ये प्रेरित करेगी। तो देखिए इस तरीके से जो ये यहाँ पर अपने जो हार्मोन थे बेटा तो वो पूरे हो चुके हैं। और ये टॉपिक आज का बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है आपका। तो इस तरीके से अब अपने नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो तब के लिए